इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉलीमर है वो है सेलुलोज। स्टूडेंट, सेलुलोज के बारे में कहा जाता है द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। ये हमारी नेचर में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट जो है सेलुलोज है। सेलुलोज आपको पता है फाइबर्स के फॉर्म में मौजूद है, फिर इससे आगे जाकर हम मॉडिफाई करके धागा बनाते हैं, कपड़ा बनता है, बहुत सारे इसके इस्तेमाल आते हैं। बल्कि आपको अगर सेलुलोज को प्योरेस्ट फॉर्म में देखना है तो आप रुई देख सकते हैं, कॉटन जो होती है 95% उसमें सेलुलोज होता है। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो सेलुलोज जो है ना वो कॉटन के अंदर मौजूद होती है। अब सेलुलोज जो है ये भी इन दोनों की तरह पॉलीमर है ग्लूकोज का। तो इसका मतलब है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इन तीनों का जो मोनोमर है वो ग्लूकोज ही है। लेकिन सेलुलोज इन दोनों से डिफरेंट है। और डिफरेंस किस चीज़ के हवाले से? स्टार्च और ग्लाइकोजन रिजर्व फूड है, ये प्लांट का, ये एनिमल का। सेलुलोज रिजर्व फूड नहीं है, सेलुलोज बिल्डिंग मटेरियल होता है। बिल्डिंग मटेरियल मतलब प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसको बिल्ड करता है, तो इट इज़ अ बिल्डिंग मटेरियल। ओके। और इसके अलावा सेलुलोज जो होता है वो कभी भी यानी इस दो फॉर्म में नहीं पाया जाता। सेलुलोज एक ही फॉर्म में पाया जाता है, मतलब स्ट्रेट चेन की फॉर्म में पाया जाता है। तो सेलुलोज इज फाउंड ओनली इन स्ट्रेट चेन, जबकि ये दोनों दो स्ट्रेट और ब्रांच चेन दोनों की फॉर्म में पाए जाते हैं। अच्छा, अब ये जो सेलुलोज होता है ना, इसकी एक खास बात और भी है। ये आपको पता है कि सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं वो सेल वॉल बनाते हैं क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज करके अपने आप को ना। ये हम पढ़ेंगे जब सेल वाला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले होंगे तब हम इसको देखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि सेलुलोज जो है ये किस तरीके से ग्लूकोज के मोनोमर को कंबाइन करके वो फाइबर्स बनाता है, ज़रा सुनना। मिसाल के तौर पे ये एक एरिया है जिस पे सेल वॉल डेवलप करेगी, मतलब ये एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर सेल वॉल डेवलप करेगी। और सेल वॉल कैसे डेवलप करेगी कि सेलुलोज के फाइबर क्रिस क्रॉस तरीके से, क्रिस क्रॉस का मतलब होता है डिफरेंट एंगल्स पर ये अरेंज होंगे। ये मिसाल के तौर पे एक लेयर है सेलुलोज के फाइबर्स की, ये दूसरी लेयर है सेलुलोज के फाइबर की, ये तीसरी लेयर हो गई, इस तरीके से ये तीसरी लेयर हो गई, फिर ये चौथी लेयर हो गई। इस तरह डिफरेंट एंगल्स पर लेयर अरेंज होती है, जिससे क्या होता है एक बड़ा मजबूत किस्म की एक वॉल सी बन जाती है सेल के चारों तरफ। इसको कहते हैं सेल वॉल। अब ये जो सेलुलोज के जो ये फाइबर्स है ना, ये कैसे होते हैं, कैसे अरेंज, जरा सुने, इस चीज़ को देखते हैं। इनके अरेंजमेंट किस तरीके से? सबसे पहले ग्लूकोज के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में कंबाइन होते रहते हैं, और कंबाइन होने के बाद सबसे पहले बनाते हैं वो एक स्ट्रेट चेन, यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इस तरह कंबाइन होते हुए एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं। बाद में ये स्ट्रेट चेन क्वाइल होना शुरू करती है, यानी कैसे? ये स्ट्रेट चेन ऐसे क्वाइल होना शुरू करेगी, जैसा कि स्प्रिंग, यानी ऐसे क्वाइल होने लग जाएगी ये चेन, ठीक है। और उसके बाद फिर ये कंडेंस हो जाती है, यानी सबसे पहले ये चेन स्ट्रेट चेन बनेगी, फिर ये क्वाइल होती है, और देन ये कंडेंस हो जाती है, मतलब कंडेंस होकर ये बिल्कुल एक दूसरे करीब करीब आ जाते हैं यूँ करके, और एक ट्यूब सी बना लेते हैं। यानी इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि आप एक स्प्रिंग को पकड़ें और दोनों एंड को उसको खोल दें, तो आप देखते हैं आपको यूँ करके वो उसके कर्व दिखाई देंगे, किस तरह से वो बने हुए होते हैं। लेकिन अगर आप उसको छोड़ दें तो दोबारा बंद हो जाता है, ये चीज़ कहलाती है कंडेंस होना। तो सबसे पहले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं, फिर वो क्वाइल्ड होते हैं, क्वाइल्ड होने के बाद कंडेंस हो जाते हैं, जिससे क्या होता है स्प्रिंग की तरह की एक ट्यूब बन जाती है। ये ट्यूब्स होती हैं जो कि फाइबर्स की फॉर्म में होती हैं, और ये इस तरीके से डिफरेंट एंगल पर अरेंज होकर सेल वॉल डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है काइटिन। अच्छा, काइटिन इन सबसे डिफरेंट है। और काइटिन डिफरेंट क्यों है? कि क्योंकि इसका जो मोनोमर है वो ग्लूकोज नहीं होता, बल्कि इसका मोनोमर बिल्कुल डिफरेंट होता है, और वो कहलाता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ये इसका मोनोमर होता है। अब एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन दरअसल ये अमाइड डेरिवेटिव है ग्लूकोज का, यानी ग्लूकोज और अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव आपस में कंबाइन होकर एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन बनाते हैं। ये इसका मोनोमर, ये मोनोमर है काइटिन का, यानी इसका ग्लूकोज नहीं है मोनोमर। अच्छा, अब ये कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है, लेकिन चूंकि इसके अंदर ये अमाइन मौजूद है, एंड अमाइन कंटेन नाइट्रोजन, तो इसका मतलब ये हुआ कि काइटिन जो है इसके मोनोमर के अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद होती है। अच्छा, इस नाइट्रोजन का क्या बेनिफिट है? नाइट्रोजन का बेनिफिट ये होता है कि इस नाइट्रोजन की मौजूदगी की वजह से ये जो काइटिन के मॉलिक्यूल होते हैं इर्द गिर्द, यानी एडजेसेंट जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, उन तमाम के तमाम मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं।
यानी अब मिसाल के तौर पर ये काइटिन का मॉलिक्यूल है, इसके इर्द गिर्द जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सबके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। यही वजह होती है कि ये सबके साथ चूंकि अटैच हो सकता है, इसलिए बड़ी हार्ड टाइप की कवरिंग बना लेता है। आप इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे समझ लें कि ये जस्ट लाइक फंक्शनली ये केराटिन प्रोटीन की तरह होता है। केराटिन प्रोटीन जो आपके नाखून में होते हैं, ये भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर इतना अटैच हो जाते हैं कि देखो किस तरह हार्ड किस्म की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये भी इसी तरह से केराटिन प्रोटीन की तरह एक दूसरे के साथ बाइंड होकर और इर्द गिर्द जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उनके साथ बाइंड होकर एक हार्ड किस्म की कवरिंग बना लेते हैं। और यही वजह है कि काइटिन जो है ये आमतौर पर आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन बनाने में इस्तेमाल होती है। काइटिन एक हार्ड किस्म की स्ट्रक्चर, हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर बना सकती है, इसलिए मोस्ट इफेक्टिव है ये एक्सोस्केलेटन बनाने के लिए, खासतौर पे आर्थ्रोपोड्स के लिए। और फिर वो जो आर्थ्रोपोड्स के ऊपर एक्सोस्केलेटन काइटिन का बनने के बाद एक वैक्सी लेयर आ जाती है क्यूटिकल की, जिससे इनका ओवरऑल एक्सोस्केलेटन बन के कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट, ये आज का हमारा लेक्चर था पॉलीसेकेराइड्स के हवाले से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। शुक्रिया।